देखिए, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात करती है, लेकिन सरकार कानून बनाती है, उसी कानून के दायरे में सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखती है वो महिलाओं की रखती है। और महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा और तवज्जो देने की बात की जाती है। जहाँ 33% आरक्षण को लेके सरकारें सड़कों पर उतरती है, वहीं गहलोत सरकार की जब उस समय पूर्ववर्ती सरकार थी तो भाजपा ने सड़कों पर उतर के दिया कुमारी के नेतृत्व में एक थालीनाद का प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम का जो स्लोगन दिया वो दिया कि नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी महिलाओं पे अत्याचार रुकने की बजाय ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसी ही लड़की है जो एक पूर्व आईपीएस के अत्याचारों से ग्रसित होकर पत्रकारों के सामने आई और पत्रकारों के सामने अपनी पीड़ा रखी। हमारे साथ में वकील हैं, वकील से हम जानेंगे और वकील से पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला बहुत संक्षिप्त शब्दों के अंदर में क्या है पूरा मामला, बहुत संक्षिप्त शब्दों में बताइएगा मुझे। ऐसा है कि मेरी मुवक्किला के द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर एक रिटायर्ड आईपीएस और आरपीएससी मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व मेंबर और वर्तमान में मध्य प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर कन्हैयालाल बेरवाल पर जो बताए गए आरोपों के आधार पर यह है कि पीड़िता को इस फैमिली ने इतना हैरेसमेंट किया, इतना क्रूरता की, इसको इतना परेशान किया और उसको फिर घर से निकाल दिया गया। एक आईपीएस अधिकारी जो कि अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष रहे हैं, ये महानिदेशक से रहे हैं, वो दलितों की बात करते हैं और महिला नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। ऐसे अधिकारी के द्वारा एक अपनी पुत्रवधू को हैरेसमेंट करना कतई शोभा नहीं देता। और एफआईआर के मजमून और पीड़िता के द्वारा बताए तथ्यों के आधार पर पता लगा है कि इसने अपनी गाड़ी कमाई जो भ्रष्टाचार से की थी, उस भ्रष्टाचार की कमाई को इस पीड़िता को दबाव देकर के फर्जी खाते खुलाकर उसमें डालने का प्रयास किया, बेनामी संपत्तियों को इनके परिवारजनों के नाम ट्रांसफ़र करने का ये प्रयास किया। प्लस जब इसने इसका विरोध किया तो उसने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और उसने अपने जेठ पर आरोप लगाया कि रोहित बेरवाल नाम से कोई इनका जेठ है जो सीकर के कल्याण कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ करना। रोहित बेरवाल पर इसका आरोप है कि मालवीय नगर में एक अन्य लड़की के साथ में उसने छेड़छाड़ की, उसका वीडियो इसके पास में है। उसके परिजन आकर के मारपीट करते हैं और मारपीट के दौरान कन्हैयालाल बेरवाल खुद मौजूद है और उसकी पत्नी उसको बचाव में उसका सर फोड़ दिया था। मेरा निवेदन कि राजस्थान सरकार के द्वारा गुजारिश करता हूँ कि शिक्षा विभाग के उस इतने बड़े उच्च पद पर होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर को पद से हटाना चाहिए, उस प्रकरण की जांच करनी चाहिए और इसको भी न्याय दिलाने के लिए उसको रोहित बेरवाल को एक बार निलंबित करके और उसकी जांच करनी चाहिए। और कन्हैयालाल बेरवाल बहुत बड़ा मगरमच्छ है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, इससे महिला थाने में जो जांच की गई वो कतई सही नहीं है और इसलिए स्पेशल टीम गठित करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है। और दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री है, स्वयं महिला है, जो एक महिला का दर्द जानती है, तो इससे इस प्रकरण में मैं गुजारिश करता हूँ कि एकदम निष्पक्ष जांच करने के लिए एक टीम गठित करनी चाहिए, इसको न्याय दिलाने से। अच्छा वकील साहब, एफआईआर कब दर्ज की गई थी? एफआईआर 2 दिन पहले दर्ज की गई है महिला थाना ईस्ट पूर्वी में। तो आपको लगता नहीं वकील साहब कि 2 दिन एफआईआर दर्ज हुई है और आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, तो क्या पुलिस को कुछ समय नहीं देना चाहिए था जांच करने के लिए? मेरी ये गुजारिश है कि महिला थानों में जांच, जहाँ तक पीएचक्यू से जो सर्कुलर जारी हुए हैं उनके आधार पर इतना ही है कि सिर्फ 498, 406 ये इस तरह के प्रकरणों की जांच की। ये बहुत अलग घटनाक्रम है, बहुत अलग है, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला है और जिसमें फोर्जरी, ये जो कूटरची दस्तावेज तैयार करना कन्हैयालाल के द्वारा और इस तरह के कई सारे एलिगेशंस है जिसमें 18 धाराएँ लगाई गई है, माननीय न्यायालय द्वारा 18 धाराएँ लगाई गई है। उन धाराओं के तहत महिला थाने से जांच कराना कतई है नहीं, क्योंकि कन्हैयालाल बेरवाल एक रिटायर्ड आईपीएस है, वो उसको निष्पक्ष अनुसंधान कतई नहीं करने देगा और अभी उसको दबाव में ले लेगा। इसलिए गुजारिश है कि अन्य थानों में अंतरित करके इस जाँच कर दे, अन्य टीम बना दे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में पीड़ित लड़की भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला बहुत संक्षेप के अंदर पूछेंगे। अच्छा, क्योंकि आपकी जब शादी हुई तो आपको कैसे पता पड़ा कि लड़का शारीरिक रूप से कमज़ोर है? सर्वप्रथम तो मेरे से छुपाया ही गया था, लेकिन शादी के कुछ समय पश्चात मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैंने कन्हैयालाल जी तथा उनकी पत्नी जो सास है मेरी, उनको मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने इस चीज़ का मेरे पे ही इल्ज़ाम लगाया कि तू ही सही नहीं है और मेरे साथ मारपीट करी। जब मैंने यही बात कन्हैयालाल जी के बेटे से कही कि मेरे साथ मारपीट की गई है जबकि आप शारीरिक कमज़ोर हैं, तो उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की और कहा कि यह बात किसी को बताना मत, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये चीज़ को
मैंने छुपाया क्योंकि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि जब आपको मालूम पड़ा कि लड़का शारीरिक रूप से, ये आपको कब मालूम पड़ा? शादी के तुरंत बाद मालूम पड़ा या शादी के कुछ महीनों के बाद मालूम पड़ा? क्योंकि जो आपकी कंप्लेन है वो लड़के से है, लड़के के परिवार से है? शारीरिक कमज़ोर है, इस चीज़ का पता मुझे शादी के 10 दिन बाद में पता चला, क्योंकि शादी होते ही मेरी सास ने धोखे से मुझे अपने पास रखा ताकि मुझे इस बारे में पता ना चले तथा मैं अपने माँ बाप को ना बताऊं। और लेकिन 10 दिन बाद में जब मैंने अपने पति के साथ रहने की ज़िद की, तब मुझे ये बात पता चली कि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वह नपुंसक है। उनकी रिपोर्ट्स भी मैंने देखी थी, जिसमें उन साफ साफ दिखा रहे थे कि भाई ये नपुंसक है। मैंने अपने घर वालों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन छीन लिया, ना मुझे बात करने दी, मेरे साथ मारपीट भी की कि भाई मैं इनको ना बताऊं। तो आपका जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया 2 दिन पहले महिला थाने में, तो उसमें क्या आपने नपुंसकता को प्रमुखता दी है या मारपीट को प्रमुखता दी है या घरेलू हिंसा को प्राथमिकता दी है? जी, मैंने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें मैंने नपुंसकता को भी प्राथमिकता दी है। उसी के साथ में मैंने आज आप अगर तलाक की अपील कर रहे हैं तो उसमें मेन कारण नपुंसकता ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? घरेलू हिंसा भी है। कोई भी लड़की घरेलू हिंसा तो नहीं चाहेगी। तो आपने तो पौने 3 साल रहे हैं, तो पौने 3 साल से आप क्या सहन नहीं कर रही थी? आपने कभी भी अपने माँ बाप को बताने का प्रयास नहीं किया? इस पौने 3 साल के अंदर में आपने कभी FIR दर्ज करवाने का प्रयास नहीं किया? जी, उन्होंने जब पहली बार मारपीट की तो मैंने थाना जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरे को कमरे में बंद कर दिया तथा मुझे न जाके और मेरे घर वालों के साथ भी गलत करने की उन्होंने धमकी दी। उस घबराहट में मैं शांत रह गई तथा मैंने सोचा ये एक हिंदू रीति रिवाज में हम कहते हैं कि एक बार शादी हो गई तो अपन को वो निभाना ही है। ये सोच के भी मैंने वो निभाया। और ये उनके साथ में अत्याचार, वो मेरे पे अत्याचार करते गए, तो मैंने उसको बताने की, घर वालों को बताने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी ना मुझे फ़ोन देते, मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलने देते, मुझे बंदी बना के रखते थे। इस वजह से मैं नहीं बता पाई। आखिरकार मैंने पौने 3 साल बाद में जब इन सब चीज़ों का भयंकर विरोध किया तो उन्होंने मेरे को मारपीट करके घर से निकाल दिया। चंगुल से कैसे निकली? क्योंकि आप एक तरह से बंधक बना के रखा आपको। जी, उन्होंने मेरे को मारपीट करके घर से निकाला था, तभी आप घर से बाहर निकल पाई? जी, आपको मौका मिल गया घर से बाहर निकलने का, जिससे कि अब आप वहाँ से आज़ाद हो गई। जी हाँ, उस समय उन्होंने मेरे को घर से मारपीट करके बाहर निकाला तथा ये भी कहा कि मेरे बेटे को तलाक दे दे, लेकिन तू यह बात किसी को नहीं बताएगी कि भाई हमने तेरे को मारा है, वरना हम तेरे को मार डालेंगे, तेरे घर वालों के साथ हम बहुत बुरा करेंगे। तो आपके ससुर करते क्या हैं? क्या इतना, जैसे कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ, तो क्या वो पावरफुल आदमी है? वो रिटायर्ड IPS रहे हुए हैं, पूर्व RPSC मेंबर रहे हुए हैं 6 साल तक, और हाल फिलहाल में वो मध्य प्रदेश के सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर हैं वो। तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे जुडिशरी मेरे पॉकेट में रहती है। ये डायलॉग उनके हमेशा रहते थे कि जुडिशरी तो मेरे पॉकेट में रहती है, मैं पुलिस के साथ उठता बैठता हूँ, बड़े बड़े IG IPS सभी मेरे जानकार हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम किसी को बताओ कि भी तो मैं कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो जैसे कि आपने आरोप लगाया बेनामी संपत्ति का, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि बेनामी संपत्तियाँ हैं, आपसे भी जबरन बेनामी संपत्ति में, तो उनका काम क्या था कि बेनामी संपत्ति इतनी जमा कैसे हो गई उनके पास में? उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनगिनत ज़मीनें हड़पी हैं लोगों से, कमज़ोर वर्ग से, और उन्हीं पे वह अपना अलग अलग कॉलेज वगैरह, पेट्रोल पंप और इन होटल्स भी उनके हैं, वहाँ से वह अलग अलग तरीके से पैसा हड़पते हैं। तो आपने कभी एंटी करप्शन और सरकार या भारत सरकार में शिकायत करने का प्रयास किया है इसका? जी, मैंने उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने जब इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि अगर आपने किसी को भी बताया तो हम आपके माँ बाप की नौकरी खा जाएंगे या फिर उनको इतना दूर ट्रांसफ़र कर देंगे कि कभी वो वापस ना आ पाए। उसी के साथ में मेरी छोटी बहन है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। ये है बहुत डर वाली बात थी, इसीलिए मैं किसी को बता नहीं पाई। अब आप सरकार से क्या गुहार लगा रही हैं? क्योंकि डिप्टी CM दिया कुमारी महिला है, आप खुद महिला हो के, तो क्या आप सरकार से न्याय की क्या उम्मीद रखती हैं आप? मैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से, डिप्टी CM दिया कुमारी से ये गुहार लगाती हूँ कि मुझे उचित न्याय
मिलना चाहिए तथा इस प्रकार के घोटालों को पर्दाफाश करना। तो देखिए बिल्कुल ये यहाँ पर पीड़ित लड़की है और इसने खुले तौर पर ये आरोप लगाया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर कैसे इन्हें बेनामी संपत्ति में शामिल होने का काम करवाने का प्रयास किया, साथ में इन पे शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार किए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इन्हें पता था कि लड़का हमारा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसके बाद भी जबरन इनकी शादी जो माँ बाप को धमकी देकर करवा दी गई है। निश्चित तौर पर अब सरकार को, क्योंकि जहाँ सरकार महिलाओं के हित की बात करती है और ख़ासकर दलित परिवारों की बात करती है, लेकिन आज दलित परिवार की ये लड़की जो है सरकार से न्याय मांगने का काम कर रही है, क्योंकि ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी के हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि मुझे न्याय दिया जाए। तो हम दिया कुमारी से भी कहना चाहेंगे कि आज से ठीक 3 साल पहले आपने कहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। इस लड़की को देखकर शायद अब लगता है कि क्या अब सह रहा है राजस्थान। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे लड़की को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है दलित परिवार से आती है। सरकार दलित परिवार को लेके बड़े बड़े दावे तो करती है सार्वजनिक मंच पर, अगर इस लड़की को न्याय मिलता तो शायद सरकार अपनी छवि सुधारने में एक कदम और आगे दिखाई देगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।